आज उसी पेपर नंबर 6 में नया टॉपिक हम समझ कर लेने की कोशिश करेंगे। वो टॉपिक है हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि और सूचना प्रौद्योगिकी। ये तीनों एक दूसरे से किस तरह से मिले जुले हुए हैं और इन तीनों को मिलकर अगर काम करेंगे तो इस तरह से हमें इस आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारतवर्ष के लोगों को काम करना आसान होगा। इसलिए हिंदी भाषा, नंबर 2 देवनागरी लिपि और नंबर 3 सूचना प्रौद्योगिकी, ये तीनों परस्पर एक दूसरे पर कैसे निर्भर है और इन तीनों का साथ लेकर ही सूचना प्रौद्योगिकी जगत में आने वाली पीढ़ी अपना वजूद, अपना अस्तित्व जमा सकती है, वरना नहीं। अब हिंदी भाषा क्या है, ये हमने इसके पहले भी देखा। सबसे जरूरी है देवनागरी लिपि। ये लिपि का अर्थ क्या होता है? हम लिखते हैं, जो लिखी जाती वो लिपि, जो लिखी जाती वो लिपि। हम कौन सी लिपि में लिखते हैं? जैसे कि अंग्रेजी लिखते समय हमारी लिपि अलग होती है, मराठी या हिंदी लिखते समय हम इसे अलग लिपि में लिखते। अंग्रेजी हम रोमन लिपि में लिखते, मराठी और हिंदी देवनागरी लिपि में लिखते। पंजाबी जो है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती। अच्छी तरह से ध्यान में रखिए, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में बहुत इन कुछ शब्दों को ध्यान में रखना होगा। और जब हम कभी तमिलनाडु में जाएंगे, केरला में जाएंगे, कर्नाटक में जाएंगे, तो कर्नाटक की कन्नड़ होंगी, तेलुगु होंगी, तमिल होंगी, वो कुछ अलग ही लिपि में होती है, जिसे गोल गोल कोई जिलाबी वगैरह हो। तो वह तमिल, तेलुगु, कन्नड़ की अपनी अलग लिपि। अब भारत वैसे भी एक बहुभाषिक देश है कि यहां अनेकानेक भाषाएं बोली जाती। ये भी ठीक है, बहुभाषिकता, कई भाषा बोली जाती, लेकिन एक ही भाषा के कई रूप। मराठी हो तो पुणे की मराठी अलग, मुंबई की अलग, अहमदनगर की अलग, कोंकण की अलग, वराड की अलग, मराठवाड़ा की अलग, मराठी एक ही है। तो ऐसे बहुभाषिक देश में किसी एक भाषा का होना वो अभी तक तो संभव नहीं हुआ। 70 साल बीत गए आजाद होकर। पूरी दुनिया में बड़ी शर्मनाक चीज है हमारे देश के लिए कि हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा नहीं है तो कोई राष्ट्रीय लिपि भी नहीं है, क्योंकि जब कोई राष्ट्रीय भाषा होगी तो वह राष्ट्रभाषा जिस लिपि में लिखी जाएगी वह राष्ट्रीय लिपि होगी। तो देखिए, हम महाशक्ति बनने जा रहे हैं और इस महाशक्ति बनने जा रहे देश को ना उस देश की अपनी कोई राष्ट्रभाषा है, ना कोई अपनी राष्ट्र की लिपि है। खैर, इस विवाद की बात को छोड़ दीजिएगा। तो ये देवनागरी लिपि हिंदी भाषा में अपनाई जाती, देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती। अब देवनागरी लिपि के कारण हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ,
या हिंदी के कारण देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार हुआ। देखिए, इसके पहले भी मैं कई बार कह चुका हूं कि विश्व की 3 सबसे बड़ी भाषाओं में हिंदी है, चीन की मंडारिन है और अंग्रेजी है। और पहले नंबर पर, जो मैंने इसके पहले भी कहा, 165 करोड़ लोग विदेशों में रहने वाले और 138 करोड़ इस देश की जनसंख्या, अर्थात 325 करोड़ के आसपास लोग हिंदी बोलते हैं, लिखते हैं या सुनते हैं। उनका लिखना हो, बोलना हो, सुनना हो देवनागरी लिपि में होता है। जब हिंदी ये 325 करोड़ लोगों तक पहुंची, हिंदी पहुंची, और पहले विश्व की 3 भाषाओं में पहले नंबर पर हिंदी भाषा है, तो हिंदी एक वैश्विक भाषा बनी। अनायास ही, अपने आप, स्वाभाविकता देवनागरी लिपि भी वैश्विक लिपि बनने जा रही है। लेकिन इन दोनों को, हिंदी भाषा को, देवनागरी लिपि को भी, आज के सूचना प्रौद्योगिकी जगत में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में, उसे अपने आप को इस टेक्नोलॉजी में समाना होगा या उसके अनुसार ढलना होगा। क्योंकि इस सूचना प्रौद्योगिकी में जो कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर की भाषा बननी पड़ेगी, सूचना प्रौद्योगिकी की भाषा भी बननी पड़ेगी, केवल भाषा नहीं, लिपि भी बननी पड़ेगी। क्योंकि हिंदी भाषा जाएगी तो हिंदी भाषा के साथ साथ उस हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि भी उसके साथ साथ आगे बढ़ेगी। अब थोड़ा देवनागरी लिपि के और आइएगा। बौद्ध संस्कृति से प्रभावित भारत, चीन, जापान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, गयाना, सूरीनाम वगैरह वगैरह देशों में, इन देशों के लिए देवनागरी लिपि नई नहीं है। चीन और जापान में चित्रलिपि का व्यवहार अधिक किया जाता था, और चीन और जापान की भाषा में चित्रों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी भाषा सीखना बड़ा कठिन महसूस हुआ। देवनागरी लिपि बुद्ध संस्कृति के माध्यम से इन देशों में पहुंची, और उसे इस कारण शायद देवनागरी कहा गया कि वो देव, गॉड, भगवान, ईश्वर की वाणी के रूप में प्राचीन भारत में माना गया, और उस लिपि का नामकरण देवनागरी हुआ। बुद्ध संस्कृति के साथ साथ ये देवनागरी लिपि भी इन देशों में जा पहुंची, और पूर्व और दक्षिण एशियाई देशों में, और उसके साथ साथ भारतीय जिस जिस देश में पहुंचे हुए, क्योंकि शायद ये दुनिया में ऐसा कोई देश होगा कि जहां इंडियन नहीं है, क्योंकि आजादी के पहले तो हम गुलाम थे, और अंग्रेज लोगों ने इन इंडियन लोगों को न जाने किस किस देश में गुलामों को बेचा था, और वे गुलाम वही बसे, वही पलते बढ़ते रहे। लेकिन आज भी वे अपने आप को इंडियन कहते हैं। जहां जहां ये लोग गए, वहां जाते समय वो साथ में रामायण लेकर गए, महाभारत लेकर गए, वो देवनागरी लिपि में था, यानी कि अपने साथ साथ वो देवनागरी लिपि भी लेकर गए।
दक्षिण पूर्व एशिया के कई देश, यूरोप, अफ्रीका खंड, इन देशों में ये भारतीय पहुंचे हुए हैं। और देवनागरी लिपि ने वहां उन देशों में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इस नारे को अपनाते हुए देवनागरी लिपि भी वहां पहुंच गई। और इस तरह से इस देवनागरी लिपि को विश्व नागरी लिपि ये पदवी प्राप्त हुई। क्यों, कैसे? क्योंकि देवनागरी एक ऐसी लिपि है जिसमें न केवल भारतीय भाषा बल्कि कुछ विदेशी भाषा भी लिखी जाती है। इसमें संस्कृत है, पाली है, हिंदी है, मराठी है, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, गढ़वाली, हरियाणवी, भोजपुरी। कुछ विदेशी भाषाओं में फिजी, मॉरिशस, गयाना, सुरीनाम, नेपाल, इस देश की भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती। अब भाषा विज्ञान की दृष्टि से देवनागरी लिपि को देखेंगे तो इस देवनागरी लिपि को अक्षरात्मक लिपि कहा जाता है। कैसी लिपि? अक्षरात्मक लिपि। क्योंकि दुनिया में जितनी सारी लिपियां प्रचलित हैं, इनमें आवाज नहीं पहुंच रही मेरी? हेलो जी सर। अभी पहुंच रही आवाज? हाँ सर, आ रही। हाँ, बीच में थोड़ा कोई प्रॉब्लम था। तो भाषा विज्ञान की शब्दावली में इस लिपि को अक्षरात्मक लिपि कहा जाता है। और ये अक्षरात्मक लिपि विश्व में जितनी सारी लिपियां हैं, उन लिपियों की तुलना में ये लिपि बड़ी परिपूर्ण है। क्यों परिपूर्ण है? क्योंकि देवनागरी लिपि, इस देवनागरी लिपि में वैज्ञानिकता अधिक है। यह एक वैज्ञानिक लिपि है। विज्ञान या साइंस की कसौटी पर बहुत कुछ अधिक प्रतिशत के रूप में यह खरी उतरती है। अभी ये वैज्ञानिक कसौटी क्या होती है? ये शास्त्रीय कसौटी क्या होती है? क्योंकि जैसे देवनागरी लिपि में जैसे हम बोलते हैं वैसे ही लिखा जाता है। ये देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता। जैसे बोलते हैं, यानी कि जैसा उच्चारण होता, लिखावट भी वैसी ही होती। यह बात अंग्रेजी की रोमन लिपि में नहीं है, क्योंकि वहां उच्चारण करेंगे जेरोक्स, लिखावट झेड नहीं आएगा, एक्स आएगा। या साइकोलॉजी उच्चारण करेंगे और स्पेलिंग लिखते समय PSY से शुरुआत करेंगे। तो इसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। यानी कि रोमन लिपि में उच्चारण अलग है और लिखावट अलग है। इस कारण ये देवनागरी लिपि पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि है। दूसरी बात, लेखन की दृष्टि से देवनागरी लिपि सरल है, सौंदर्य युक्त है और पठनीय है। क्योंकि जो लिखा वो पढ़ने आना चाहिए। हाँ, आपका अक्षर गलत होता है, उस बात को छोड़ दीजिएगा, आपका अक्षर गलत है। अक्षर गलत यानी कि आपकी लिपि गलत है। इस कारण कई बार कहा जाता है कि आप लिखे और खुदा पढ़े।
या मैं उदाहरण कई बार देता आया हूं कि डॉक्टर के द्वारा लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल स्टोर में जाने के बाद हमें पढ़ने को नहीं आता, अंग्रेजी के प्रोफेसर को पढ़ने को नहीं आता उसकी डॉक्टर की अंग्रेजी, वो सिर्फ मेडिकल वाला ही पढ़ सकता है। तो अक्षर गलत है, लिपि गलत नहीं है। लेखन की दृष्टि से देवनागरी लिपि बड़ी सरल, सौंदर्य युक्त और पठनीय है, और इसी कारण दुनिया में उसका प्रचार प्रसार हुआ कि देवनागरी लिपि में कई गुण है। उसमें सबसे पहला गुण, एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण, एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण ध्वनि। क्योंकि बामनी जी ने आपको पढ़ाया है भाषा का अर्थ क्या, भाषा यह एक यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। हम बोलते हैं यानी कि जुबान से ध्वनियां निकलती है, क ध्वनि अलग, लिखावट उसकी निश्चित है, क और ख उच्चारण अलग, लिखना भी क से अलग, स उच्चारण अलग, श अलग, श अलग। यानी कि एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण का संकेत। नंबर दो, जो ध्वनि का नाम है वही वर्ण का नाम है। नंबर 3, जो बोला जाता वही लिखा जाता। नंबर 4, एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं है, एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं है। दोनों न है लेकिन वो अलग अलग है, दोनों श है लेकिन वो दोनों अलग अलग है। नए लोगों को क और ख में फर्क नहीं लगेगा, लेकिन ध्वनि अलग, वर्ण अलग है, यानी कि एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं। नंबर 5, वर्णमाला और ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार बिल्कुल अनुरूप है, और इसी कारण देवनागरी लिपि भारत के अनेक लिपियों के निकट रही। अपितु मैं ये कहूं तो ज्यादती नहीं होनी चाहिए कि भारत की अन्य लिपियां इस देवनागरी लिपियों से ही निर्माण। अब सूचना प्रौद्योगिकी में इस देवनागरी लिपि कैसे कार्य करती है, और देवनागरी लिपि को अपने आप को बदलना पड़ा या सूचना प्रौद्योगिकी ने देवनागरी लिपि को अपनाने के लिए अपने कंप्यूटर की भाषा में बदलाव किया। उसमें देखेंगे कि ITRNS यह एक ऐसा कंप्यूटर का प्रोग्राम है कि जिसकी सहायता से देवनागरी लिपि को रोमन लिपि में परिवर्तित किया जाता है, और उसका नाम अक्षत है, या उसे अंग्रेजी में लॉस लेस भी कहते हैं, LOSS लॉस, LESS लेस, लॉस लेस, इस तरीके को कहा जाता है। ये नहीं कि इस तरह से सूचना प्रौद्योगिकी ने या कंप्यूटर जगत ने इस तरह से देवनागरी लिपि को रोमन लिपि में परिवर्तित करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया। नंबर 2, आजकल अनेक ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध है, जिसकी सहायता से देवनागरी में हम लिखते हैं और उसका किसी भी भारतीय भाषा में उसे बदला जा सकता है। ऐसे कंप्यूटर के प्रोग्राम है, हम लिखेंगे देवनागरी लिपि में, लेकिन वह अन्य भारतीय लिपि में उसे बदला जाता है। नंबर 3, ऐसे भी कंप्यूटर के प्रोग्राम है कि जिसकी मदद से देवनागरी में लिखे पाठ को लैटिन, अरबी, चीनी लिपियों में बदला जा सकता है। नंबर 4, देवनागरी लिपि का रोमनीकरण करने के लिए भी यह सुविधा प्रदान है। यानी कि इस तरह से कुल मिलाकर हम देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाले भारतीयों को अब कंप्यूटर में कामकाज करना आसान हुआ, कि जो हम देवनागरी लिपि में एक तो मराठी जानते हैं या हिंदी जानते हैं, ऐसे मराठी भाषिक और हिंदी भाषिक
जो देवनागरी लिपि की सहायता से इस सूचना प्रौद्योगिकी की दुनिया में कंप्यूटर पर आसानी से काम कर सकते हैं। ये देवनागरी लिपि दुनिया की कई भाषाओं के लिए एक सबसे अच्छा पर्याय बन सकती है, केवल हमारे देश के लिए ही नहीं। उसका एक कारण है कि देवनागरी लिपि को रोमन लिपि में परिवर्तित किया जाता है कंप्यूटर की प्रोग्राम की मदद से, और रोमन लिपि में जो आजादी नहीं है वो देवनागरी लिपि में बोलने की आजादी है। उसके बाद इंडोनेशिया, वियतनाम, अफ्रीका, चीन, जापान और अन्य कई देशों के लिए देवनागरी लिपि यह एक अच्छा पर्याय हो सकती है, बन सकती है। कुल मिलाकर इस तरह से एक अच्छी लिपि के रूप में इससे सूचना प्रौद्योगिकी जगत में उभर कर आई। यह एक सर्वमान्य लिपि कही गई। एक बात उसका वैज्ञानिक होना, और दूसरी बात इसका जो स्पेलिंग है, अंग्रेजी में जैसे स्कूल का स्पेलिंग SCHOOL, वैसे मराठी में भी हम कोई स्कूल लिखते हैं तो स को क जोड़ना, उसे दूसरा उकार ल, ये जो है ये स्पेलिंग है उसका। तो अंग्रेजी का स्पेलिंग देवनागरी लिपि का जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल समझने के लिए, समझाने के लिए आसान है। और इस कारण देव-ग्रीक ऐसी एक नई लिपि भविष्य में उभर कर आने की बहुत बड़ी संभावना है। इस सूचना प्रौद्योगिकी जगत में अंग्रेजी के साथ साथ अगर देवनागरी लिपि को अपना अस्तित्व या उसकी प्रतियोगिता करनी है तो कुछ बातें देवनागरी लिपि को स्वीकार करनी पड़ेगी, तब ही यह लिपि वैश्विक लिपि बनेगी। देवनागरी लिपि का मानकीकरण, शब्दों की कुछ लिखावट ऐसी है इसके वर्णों की विशेषता आप देखिए, ट, ढ, ड और ढ। हम बचपन से स्कूल से इसे पढ़ते आए इसलिए हमारे लिए आसान है, लेकिन किसी विदेशियों को यह वर्णमाला पढ़ानी है तो ट, ढ, ढ, ड, इसकी लिखावट में उतना बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। लिखावट में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, और किसी विदेशी को यह समझाना बड़ा कठिन है। इसलिए देवनागरी लिपि का मानकीकरण हो, और इस मानकीकरण की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक भाषा के विद्वान, दूसरे टेक्नोलॉजी के विद्वान, इन दोनों को साथ में बैठकर एक ऐसा ये जो समस्या है इस समस्या का निवारण करने पड़ेगा, और इन दोनों में सहयोग होगा तो कुछ वर्णों को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देवनागरी लिपि में या मराठी में, हिंदी में वर्णों की संख्या अधिक है, तो ये इनका सहयोग होगा तो इससे आसानी सिद्ध होगी। दूसरी बात है, सूचना प्रौद्योगिकी जगत में इस देवनागरी लिपि को जीवित रहना होगा, प्रतियोगिता में रहना होगा, तो अब इसके लिए विचार विमर्श, संगोष्ठी, सम्मेलन की जरूरत है, और सरकार की मदद भी आवश्यक है। ये सब मिलकर बैठेंगे तो इस तरह से देवनागरी लिपि का मानकीकरण होगा, उसका संवर्धन होगा, और नंबर 3, इस देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार होकर वो कंप्यूटर योग्य लिपि बन सकती है और अंग्रेजी से लोहा मुकाबला कर सकती है।
इस दृष्टि से फ्रांस में एक बहुत बड़ी खोज हुई। W-3C W-3C नामक एक ऐसा प्रोग्राम वहां बनाया गया कि जो लिपियों का मानकीकरण करता है, और उससे सहयोग लेकर अगर हमारी भारत की सरकार इस देवनागरी लिपि के मानकीकरण की कोई पहल करेगी तो इस तरह से वह सरकारी मदद से, उसके सहयोग से ये बात आसान सिद्ध होगी। दूसरी बात यह है कि तकनीकी और भाषा विज्ञान के बीच तालमेल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तकनीकी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में विश्व के देशों में या हर कोने में रोजाना नित्य नूतन कोई ना कोई खोज, संशोधन, आविष्कार चलता है। जो गति तकनीकी के क्षेत्र में है शोध आविष्कारों की, उस गति से भाषा में बदलाव नहीं हो रहा है। उसके अनुसार शब्दों का निर्माण नहीं हो रहा है, गठन नहीं हो रहा है, शब्द निर्माण नहीं हो रहे नई नई संज्ञा के लिए, नई नई संकल्पना के लिए। इसलिए तकनीकी का क्षेत्र और भाषा विज्ञान क्षेत्र के लोगों में सहयोग या तालमेल की बहुत बड़ी आवश्यकता है। विश्व में 140 से अधिक देश के 140 से अधिक देश की 600 यूनिवर्सिटीज में देवनागरी लिपि के माध्यम से पढ़ाई की जाती है। मैं भारत देश की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया के 140 देश के 600 विश्वविद्यालयों में देवनागरी लिपि के माध्यम से इस देश की हिंदी हो या अन्य अनेक शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो या तमाम सारे धार्मिक, आध्यात्मिक या कोई भी गणितीय, भौतिकी शास्त्र, उनका अध्ययन किया जाता है और उसके लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। एन विश्वविद्यालय, अमेरिका का न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय, वेस्ट इंडीज में तो हिंदी पीठ स्थापित हुआ है, फ्रांस है, इटली है, स्वीडन है, ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क है, जर्मन है, रोमानिया है। इन देशों में हिंदी अध्ययन और अध्यापन के माध्यम से वहां देवनागरी लिपि पहुंची हुई है। विदेशों में 25 से अधिक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती है, पत्रिकाओं में देवनागरी लिपि है। उसके बाद यूएई में हम या एफएम रेडियो, बीबीसी लंदन, जर्मनी का डाइचे वेले, चीन का चाइना रेडियो, इसके माध्यम से भी इस तरह से हिंदी के कार्यक्रम प्रचारित, प्रसारित होते हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह से हम यहां देखेंगे कि हिंदी और हिंदी के साथ साथ देवनागरी लिपि इस तरह से इन देशों में पहुंची हुई हमें देखने को मिलती है। अब यहां देवनागरी लिपि का टॉपिक पूरा हो जाता है। लगभग इस पेपर में भी अब एक आध दो टॉपिक बचे रहे होंगे, अन्य सभी पेपर को भी हमने पूरा किया है। कुछ बचा हुआ हो, पढ़ाना मुझसे रह गया हो, छूट गया हो, तो आप मुझे याद दिलाएगा। कुछ बचा हुआ होगा, मुझसे कुछ छूट गया होगा, तो मैं उसे पढ़ाने की कोशिश करूंगा। इस पेपर में एक दो टॉपिक बचे हैं, या अभी जो पाठ पढ़ाया उसको लेकर आपके मन में कोई शंका हो तो उसे पूछ लीजिएगा। है कोई शंका, कोई प्रश्न? बोलो।
कुछ प्रश्न है आपके मन में? नहीं है? चलिए फिर ठीक है, ये टॉपिक यहां हम पूरा कर देते हैं और फिर कल हम दूसरा टॉपिक देखेंगे।